हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर कर्मचारी कल्याण निरीक्षण क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे का ये पेपर है, आसनसोल डिवीजन का 17 नवंबर 2024 का ये पेपर है। ऑल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर हल कराने वाला हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर हल कराने वाला हूँ तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप दोस्तों महसूस भी करेंगे कि हाँ, हमने वीडियो देखी है और हम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं। आप में आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि हम डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन जो पेपर है, जो भी कोई भी हम एग्जाम देंगे उसको निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है पेपर की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और जो पेपर है उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी विथ आंसर की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, पेपर की तरफ चलते हैं। और ईस्टर्न रेलवे आसनसोल दिनांक दी हुई है 17/11/2024 से। अवधि 90 मिनट और पूर्णांक 100 नंबर्स का ये रहेगा। यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। कुछ नीचे देखिए, निर्देशों में नोट दिया हुआ है। पॉइंट ए पर देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये नेगेटिव मार्किंग वाले को पेपर होते हैं। कुल यहाँ पर 50 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक का निर्धारित है। यहाँ देखिए दोस्तों, आप अदर रेलवे का किसी का भी आपने पेपर देखा होगा तो 110 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन करने थे। लेकिन आसनसोल डिवीजन में 55 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट में दोस्तों कि 46 से 50 तक राजभाषा से संबंधित हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं और बाकी यहाँ पर निर्देश दिए हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सीधे हम दोस्तों यहाँ पर प्रश्न की तरफ चलेंगे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कराने वाला हूं। जिसको हिंदी में समझ में आएगा हिंदी में, इंग्लिश को समझ में आने वाला है इंग्लिश में, दोनों यहाँ पर भाषा दी हुई है। पहला क्वेश्चन देखिए, एनपीएस के लिए देय मासिक सदस्यता राशि क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन पेबल फॉर एनपीएस? एनपीएस दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस की फुल फॉर्म है। और यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन आपको दिए हैं ए, बी, सी और डी। तो इसमें एनपीएस के लिए जो देय मासिक सदस्यता राशि है उसमें दोस्तों ये बेसिक प्लस डीए का 10%, मासिक वेतन प्लस डीए का 10% होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन डी, मासिक वेतन का 10% प्लस महंगाई भत्ता, यहाँ पर भी दे सकते हैं 10% ऑफ मंथली पे प्लस डीए, ये दोस्तों होगा। यहाँ पर मैंने एनपीएस के बारे में बताया था कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम होता है और इसे कर योग्य आय से घटाया जाता है। एनपीएस की जितनी भी राशि होती है उसको कर योग्य जो राशि होता है उससे आपको इसको घटाना होता है। और इस एनपीएस में जो ब्याज की दर है, लगभग जो ब्याज की दर है वो 9% से लेकर 12% तक दोस्तों ये ब्याज की राशि मिलती है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, PREAM प्रेम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश में देखिए, पार्टिसिपेशन बी पॉइंट में पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। प्रबंधन में रेलवे कर्मचारी की भागीदारी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से प्रेम से संबंधित आपको मैं और कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि वर्ष में कई बार पूछा जाता है कि इसकी बैठक है वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 4 बार होती है। 3 मंथ में 1 बार और वर्ष में 4 बार होती है। इसकी जो शुरुआत हुई है, प्रेम की शुरुआत हुई है 1994 में, 1994 में इसकी शुरुआत हुई है और ये 3 स्तर पर काम करती है। जो प्रेम कमेटी है, प्रेम है, वो 3 स्तर पर काम करती है।
यहाँ आपको ये ध्यान दे लेना है। और इससे कई क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं प्रेम से रिलेटेड, कि बैठक के बारे में पूछ लिया जाता है कि बैठक साल में कितनी बार होती है। इसके अलावा दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कितने स्तर पर काम करती है, तो 3 स्तर पर ये काम करती है। एक तो मंडल स्तर पर काम करती है, इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है, और दोस्तों रेलवे बोर्ड स्तर पर काम करती है। 3 स्तर पर काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं। मंडल स्तर पर दोस्तों कौन होता है, डीआरएम होता है। उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर दोस्तों जीएम साहब होते हैं, और रेलवे बोर्ड स्तर पर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होता है। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होता है। ये अध्यक्ष की बात हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सचिव भी दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि जो सचिव होते हैं वो कौन होते हैं। प्रेम जो कमेटी है उसके जो सचिव होते हैं वो कौन होते हैं। तो सचिव में दोस्तों सीनियर डीपीओ होते हैं मंडल स्तर पर, और जो क्षेत्रीय स्तर होता है उस पर जो उप महाप्रबंधक होते हैं। और तीसरे जो रेलवे बोर्ड स्तर होता है उस पर सचिव रेलवे बोर्ड होते हैं। सचिव रेलवे बोर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये प्रेम से संबंधित आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। प्रेम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। 3 स्तर पर काम करती है, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर। मंडल स्तर पर इसका अध्यक्ष डीआरएम होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जीएम होते हैं, और रेलवे बोर्ड स्तर पर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। सचिव दोस्तों मंडल स्तर पर सीनियर डीपीओ साहब होते हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर उप महाप्रबंधक होते हैं, और रेलवे बोर्ड स्तर पर सचिव रेलवे बोर्ड होता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पर बी है, जिसमें इधर हिंदी में लिखा हुआ है प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कम से कम कितने कर्मचारियों वाली रेलवे इकाइयों में कैंटीन उपलब्ध कराई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ज्यादातर परीक्षा में इस टाइप से पूछा जाता है। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय एन रेलवे यूनिट हैविंग एट लीस्ट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैंटीन के बारे में पूछी है, तो कैंटीन दोस्तों उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर रहेगा। 250 से अगर कर्मचारी हैं तो वहां पर कैंटीन उपलब्ध कराई जाती है 250 कर्मचारियों पर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कितने कर्मचारी पर क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर यदि 30 कर्मचारी होते हैं तो पालना घर उपलब्ध कराना पड़ता है। 150 अगर कर्मचारी हैं, 150 कर्मचारी हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स से अगर 250 कर्मचारी हैं तो 250 में दोस्तों कैंटीन और इसके अलावा जो स्नान घर ये दोस्तों आवश्यक होते हैं। अगर 500 कर्मचारी हैं तो 500 कर्मचारी पर एक दोस्तों एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और एक WLI। 500 कर्मचारी पर ध्यान रखना है, 500 कर्मचारी पर एक एम्बुलेंस, डॉक्टर और WLI। अगर 1000 कर्मचारी होते हैं तो उन पर CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। 30 पर पालना घर, 150 पर फर्स्ट एड बॉक्स, 250 पर कैंटीन और स्नान घर, 500 पर एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और एक WLI, 1000 पर चीफ सेफ्टी ऑफिसर ये दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था, 3 में जो राइट आंसर है कैंटीन के बारे में पूछा, तो कैंटीन के बारे में 250 ये जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि DO का फुल फॉर्म क्या है। DO का फुल फॉर्म पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DO। तो यहाँ पर डेमी ऑफिशियल ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। डेमी ऑफिशियल ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। DO जो होता है सो दोस्तों डेमी ऑफिशियल, इसका उपयोग सरकारी एक लेटर मतलब पत्राचार के लिए उपयोग होता है। ये आपको मैं बता देता हूँ पत्राचार के लिए, कि सरकारी अधिकारियों के बीच पत्राचार में प्राप्तकर्ता अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए DO जारी किया जाता है, डेमी ऑफिशियल जारी किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा डेमी ऑफिशियल, ऑप्शन सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वीडियो बहुत ही मजेदार तरीके से कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वर्ष के अंत में प्रिविलेज पास की वैधता क्या है। तो वर्ष के अंत में पूछा गया है कि प्रिविलेज पास की वैधता क्या है। तो पहले दोस्तों 5 महीने थी, अभी वर्तमान में 4 महीने हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है 4 महीने। आगामी वर्ष में 30 मई तक दोस्तों ये पास जारी किए जा सकते हैं। और पास जो प्रिविलेज पास होते हैं उसमें दोस्तों पास में सदस्यों की टोटल संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आश्रितों को शामिल किया जाता है तो टोटल 5 सदस्य शामिल होते हैं, और आश्रितों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, ये दोस्तों पूछ लिया जाता है। यदि नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल में टोटल जितने परिवार के सदस्य हैं उनको दोस्तों ये पास जारी किया जा सकता है कि 5, 6, 7, 8 जितने भी टोटल परिवार के सदस्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी 4 मंथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया है, यदि कोई रेलवे कर्मचारी पुलिस हिरासत में डैश घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित माना जाएगा। तो दोस्तों 2 दिन या 48 आवर्स 48 घंटे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, 48 घंटे। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एचआरएमएस के ई मास्टर मॉड्यूल में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड उपलब्ध हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर अवेलेबल इन ई मास्टर मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस। तो दोस्तों यहाँ पर एचआरएमएस के जो मॉड्यूल पूछा है, तो यहाँ पर एचआरएमएस के मॉड्यूल में देख लेंगे कि पहले फुल फॉर्म देखेंगे कि एचआरएमएस की फुल फॉर्म क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वहां पर लिंक, आधार कार्ड विवरण, पैन कार्ड विवरण, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एचआरएमएस के बारे में बताया कि एचआरएमएस की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसमें हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। एचआरएमएस में दोस्तों कर्मचारी के जो वेतन वृद्धि होती है, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार और स्थानांतरण, ट्रांसफर, या दोस्तों पोस्टिंग और छुट्टी, या फिर दोस्तों प्रशिक्षण, ये सभी का दोस्तों विवरण यहाँ पर होता है, आदि का रिकॉर्ड एचआरएमएस में होता है। एचआरएमएस में दोस्तों और बात करते हैं कि एचआरएमएस की फुल फॉर्म बताई थी। इसकी जो लॉन्च हुआ है 26/11/2020 को ये लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ रेलवे में बात करें कि रेलवे में कब आया, तो 1 अगस्त 2023 को दोस्तों ये रेलवे में आया है। 1 अगस्त 2023 को दोस्तों ये रेलवे में आया। तो ये कुछ भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर आपकी एचआरएमएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि कितने मॉड्यूल होते हैं, तो मॉड्यूल दोस्तों मॉड्यूल की संख्या 21 होती है। और यहाँ पर जो पूछा गया है उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऊपर के सभी लिंक, आधार कार्ड विवरण, पैन कार्ड विवरण और उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कर्मचारी द्वारा अवैध हड़ताल में शामिल होने के कारण सेवा में व्यवधान को किसके द्वारा माफ किया जा सकता है। तो दोस्तों माफ किया जा सकता है राष्ट्रपति। किसी कर्मचारी द्वारा अवैध हड़ताल में शामिल होने के कारण सेवा में व्यवधान को किसके द्वारा माफ किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा सकता है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है दोस्तों अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोर्ट से यदि दोषी ठहरा दिया जाता है या उसको जैसे कोई सजा दे दी जाती है, तो उस व्यक्ति की सजा माफ करने, राहत देने या छूट देने या निलंबित किया है उसको रोकने या कोई सजा है उसको कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पर क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और यहाँ जो पूछा गया है कि अवैध हड़ताल में शामिल होने के कारण सेवा में व्यवधान के लिए किसके द्वारा माफ किया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
9 जब कोई रेलवे कर्मचारी अपने मुख्यालय से 8 किमी से अधिक दूरी पर 10 घंटे की ड्यूटी पर जाता है तो स्वीकार्य यात्रा भत्ते की दर क्या होगी? When a railway servant proceed on duty for 10 hours beyond 8 kilometer from his headquarter, the rate of TA admissible will be। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 8 घंटे से टीए आपको जब भी मिलेगा जब 8 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर दिया है तो 8 किलोमीटर से दूर यदि हेडक्वार्टर से जाता है जब ही आपको टीए मिलेगा। यहाँ पर पूछा है कि 10 घंटे की ड्यूटी पर जाता है तो स्वीकार्य भत्ता 70% होगा, बी और इज राइट आंसर है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यदि 6 घंटे से कम हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पर जाता है तो 30% उसको टीए मिलेगा। यदि 6 घंटे से अधिक और 12 घंटे से कम के लिए हेडक्वार्टर से दूर जाता है तो 70% मिलेगा। यहाँ 10 घंटे पूछा था इसलिए दोस्तों 70%। यदि 12 घंटे से अधिक हेडक्वार्टर से दूर जाता है, 8 किलोमीटर दूर जाता है तो उसको 100% टीए दिया जाएगा, 100% टीए रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों टीए लेवल की, कि टीए किस प्रकार से मिलता है, और टीए अभी दोस्तों जो डीए 50% हो गया था उसके बाद टीए की जो रेट है उनमें चेंज हो चुका है, आपको वो भी याद रखना है। मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ कि लेवल 5 से कम है तो उसको जो टीए मिलेगा 625 है। ये 625 दोस्तों 100% होता है। अगर हम लेवल 6 से 8 की बात करें तो उसमें दोस्तों 1000 रुपये, और 9 से 11 की बात करें तो उसमें 1125 रुपये, और 12 से 13 की बात करें तो उसमें 1250 रुपये। यदि 14 से अधिक है तो उससे दोस्तों 1500 रुपये टीए मिलेगा, 1500 रुपये टीए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10 घंटे के बारे में पूछा गया था इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है कि 70% उसको टीए मिलेगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर पेंशन में कम्यूटेशन की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 40% दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है, 40%। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम आहारकारी सेवा क्या है? तो ग्रेजुएटी के लिए दोस्तों जो कम न्यूनतम सेवा है वो 5 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। यहाँ पर आपको दोस्तों और बता देता हूँ कि 2 साल पर क्या मिलता है, 5 साल पर क्या मिलता है, 10 साल पर क्या मिलता है, और 15 साल पर, 20 साल पर क्या मिलता है। तो 2 साल पर दोस्तों कोई भी कर्मचारी परमानेंट हो जाता है। 5 साल की अगर सेवा हो जाती है तो ग्रुप सी या डी के जो कर्मचारी हैं उनको 3 सेट पास मिलना शुरू हो जाता है, स्टडी लीव मिलना शुरू हो जाती है और ग्रेजुएटी मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ जो पूछा गया था, अगर 10 साल की अगर कोई सेवा कर लेता है तो पेंशन का हकदार हो जाता है, पेंशन का हकदार हो जाता है। यदि 15 वर्ष की सेवा हो जाती है तो पेंशन रिस्टोर हो जाती है, और यदि 20 साल की सर्विस कर लेता है तो दोस्तों वो बीआरएस ले सकता है और मानार्थ पास का हकदार हो जाता है, मानार्थ पास का वो हकदार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी रेलवे कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर 2000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह कार्य बाहर ग्रहण करने के समय के लिए पात्र होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको समझेंगे, अच्छे से समझें। पूछा गया है कि 2000 किलोमीटर से अधिक दूर कोई का स्थानांतरण होता है, पोस्टिंग दिया जाता है तो उसको कार्यभार का जो ग्रहण करेगा उसका समय कितना होगा, कितने दिन उसको समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल 2000 पूछा है तो 2000 के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है जो समय है 2000। क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 15 दिन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का 15 दिन हो जाएगा 2000 के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए कि यदि 1000 किलोमीटर की दूरी है तो उसको जो समय दिया जाता है वो 10 दिन का दिया जाता है। यदि दूरी 1000 से अधिक हो और 2000 से
कम हो तो उसको 12 दिन का समय दिया जाता है। दूरी यदि 2000 से अधिक हो तो उसको 15 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ पर 2000 से अधिक दूरी है तो 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, यदि कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा करता है तो उसको यहाँ पर 12 दिन का समय दिया जाता है, 12 डेज दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी दोस्तों यदि हवाई जहाज से जाता है और एक ही दिन में पहुंच जाता है तो बाकी जो समय बचता है 12 दिन में से जैसे 11 दिन बचे तो उसको दोस्तों एलएपी के साथ जोड़ दिया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों 1000 किलोमीटर में आप 10 दिन मिलेंगे, 1000 से 2000 के बीच हो तो दोस्तों 12 दिन मिलेंगे और 2000 से अधिक हो तो 15 दिन मिलेंगे। लेकिन हवाई जहाज से दोस्तों जाता है तो उसको मात्र 12 दिन का समय दिया जाएगा और जो बचे हुए दिन हैं उसको एलएपी के साथ जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी कर्मचारी को एक बार उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया गया है तो उसे डैश वर्षों के भीतर पदोन्नत नहीं किए जाने पर पुनः परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है? जो टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट होता है वो कर्मचारी यहाँ पर दिए हुए हैं, ए स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक टेस्ट स्टेशन मास्टर को होता है, इसके अलावा दोस्तों एएलपी को होता है। तो यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, असफलों में सर्वश्रेष्ठ योजना के तहत पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा कितने समय बाद की जाएगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष और 15 महीने। तो दोस्तों बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 मंथ, 6 महीने यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए गए जा रहे महंगाई भत्ते की वर्तमान दर क्या है? व्हाट इज द करंट रेट ऑफ डीए? करंट रेट पूछी है डीए की दोस्तों। तो 38%, 46 से 50 से अभी वर्तमान में दोस्तों 53% डीए दिया जा रहा है। और दोस्तों ये 1 जुलाई 2024 से दिया जा रहा है 53%। महंगाई जो भत्ता है दोस्तों, भत्ते का जो निर्धारण होता है, महंगाई भत्ता पूछा है, महंगाई भत्ते का निर्धारण वर्ष में 2 बार होता है। एक तो 1 जनवरी को और एक जुलाई को, 2 बार होता है। और एक पेपर में पूछा गया था कि जो कोरोना काल में भत्ते को, जो डीए को, महंगाई भत्ते को फ्रीज किया था तो उसकी अवधि पूछ ली थी। तो वो अवधि आपको मैं बता देता हूँ, 1/1/2020 से 30/6/2021 तक दोस्तों ये डीए को फ्रीज किया गया था, महंगाई भत्ते को फ्रीज किया था। और उस समय जो डीए था वो 17% चल रहा था, 17% चल रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 53% है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के कर्मचारी नॉन प्रैक्टिस भत्ता पाने के लिए पात्र हैं? तो यहाँ पर देखिए, रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक, IRHS और अधिकारी, रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ और रेलवे कानून सहायक। यहाँ ये पूछा है कि नॉन प्रैक्टिस भत्ता पाने के लिए जो पात्र हैं तो उसमें ये होते हैं ए बी में देखिए दोस्तों, IRHS ऑफिसर जो होते हैं उनको दोस्तों ये नॉन प्रैक्टिस भत्ता दिया जाता है। IRHS, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है दोस्तों इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। IRHS को पहले भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2020 में दोस्तों इसका नाम बदला है और नाम बदलकर दोस्तों
रख दिया है IRHS, इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। इनको दोस्तों नॉन प्रैक्टिस भत्ता जो जो एनपीए बोलते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ये दोस्तों दिया जाता है। और ये कितना होता है, ये मूल वेतन का 20% होता है। तो इसका जो आंसर रहा है बी ऑप्शन IRHS राइट आंसर है। बाकी चीज मैंने आपको बता दी है कि IRHS की जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस है, एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, मूल वेतन का 20% ये होता है। और दोस्तों इसका नाम भी बदला है, 2020 में नाम बदला है। पहले इसको दोस्तों भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा कहा जाता था, अभी इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान पेपर है दोस्तों, पेपर कोई हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही आसान पेपर है। वर्तमान में एचआरए के लिए शहरों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? करंटली हाउ सिटीज आर क्लासिफाइड फॉर एचआरए? तो एचआरए में दोस्तों एक्स वाई जेड 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स वाई जेड, इसमें दोस्तों एक्स में आपको 30% एचआरए मिलता है, वाई में दोस्तों आपको 20% एचआरए मिलता है और जेड में 10% एचआरए दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी रेस्ट हाउस में रहता है तो उसको एचआरए नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नोट में आप इसको ध्यान रखें कि यदि कोई अधिकारी रेस्ट हाउस में रहता है तो उसे एचआरए नहीं दिया जाएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो आप उसको लिख लें, और दोबारा वीडियो देखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप साथ के साथ लिखते भी चलें, आपको ऐसा लगता है कि ये हमने नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 19 कि टैक्सेबल इनकम ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इंक्लूड, इसमें लिखा हुआ है रेलवे कर्मचारी की कर योग्य आय में शामिल है, कर योग्य आय में शामिल है। तो यहाँ पर मूल वेतन, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, इनमें से सभी। तो दोस्तों मूल वेतन भी होता है, यात्रा भत्ता भी होता है, मकान किराया भत्ता भी होता है, तो ये सभी दोस्तों इसमें शामिल हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ LHAP परमिसेबल टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन वन स्पेल? रेलवे कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितनी HLAP की अनुमति है? तो HLAP, तो दोस्तों यहाँ पर 24 माह 2 साल की एक बार में HLAP की अनुमति है। साल में दोस्तों 20 HLAP मिलती है, 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को भी 10, इस प्रकार से 20 HLAP मिलती है। इनकी जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी इनको जमा किया जा सकता है। और इस छुट्टी को के दौरान कर्मचारी आधा औसत वेतन पाने का हकदार होता है। HLAP एक बार में दोस्तों ये 24 माह की मिल सकती है, मतलब 2 साल की ये मिल सकती है। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा गया है कि ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो EOL होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ए रेलवे एम्प्लॉयज इज एलिजिबल फॉर, असाधारण अवकाश के दौरान रेलवे कर्मचारी इसके लिए पात्र है। मूल वेतन, DA, HRA, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों यहाँ पूछा गया है, 21 है क्वेश्चन नंबर 21 से जो पूछा गया है उसमें पूछा गया था कि असाधारण अवकाश के दौरान रेलवे कर्मचारी इसके लिए पात्र है। तो ए होता है दोस्तों ऑप्शन ए, मूल वेतन के लिए दोस्तों ये रहेगा कि मूल वेतन के लिए पात्र रहेगा। DA, HRA या उपरोक्त सभी इनमें से नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, मूल वेतन के लिए रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिनको हिंदी में असाधारण छुट्टी कहते हैं। टोटल अगर ये छुट्टी की बात करें तो टोटल आपको दोस्तों ये 5 वर्ष की मिल सकती हैं, बिना वेतन के 5 वर्ष की आपको छुट्टी मिल सकती है। सभी छुट्टियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है सभी छुट्टियों का योग 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL, और यहाँ जो पूछा गया था ऑप्शन ए, मूल वेतन इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। 22 में पूछा है जो गैर राजपत्रित कर्मचारी के लिए 21 दिनों तक छुट्टी मंजूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षक है,
वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी, शाखा अधिकारी, एडीआरएम। तो दोस्तों यहाँ पर सीनियर स्केल ऑफिसर जो होते हैं, वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी जो होते हैं, एडिशनल रैंक जो होती है, वो दोस्तों यहाँ पर 21 दिन की छुट्टी की मंजूरी दे सकता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 जनवरी भी है, 14 अप्रैल नहीं है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर भी है। 14 अप्रैल दोस्तों अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है 14 अप्रैल। ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, नेशनल हॉलीडे नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के श्रमिकों को एक दिन में अधिकतम घंटे काम करना पड़ता है? अधिकतम के बारे में पूछा है कि कितना अधिकतम दोस्तों काम करना पड़ता है, कौन सी श्रेणी के हैं। तो श्रेणी आपको एक बार मैं बता देता हूं कि श्रेणी कर्मचारियों का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से बांटा गया है। गहन, जिनको इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरे होते हैं निरंतर, जिनको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तीसरे होते हैं एसेंशियल इंटरमिटेंट, जिनको बोलते हैं आवश्यक रूप से विरामी। और चौथे दोस्तों होते हैं एक्सक्लूडेड, अपवर्जित। अपवर्जित तो 4 श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ पर पूछा है कि एक दिन में अधिकतम घंटे का काम, तो ये करते हैं दोस्तों एसेंशियल इंटरमिटेंट। ये आवश्यक रूप से विरामी इनको माना जाता है। और ये दोस्तों इनकी लगभग ड्यूटी होती है, दिन में 12 घंटे की ड्यूटी होती है। ये दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक एकाग्रता को इनकी जरूरत नहीं होती है। औसत ड्यूटी 10 से 12 घंटे होती है। अगर सप्ताह की औसत ड्यूटी की बात करें तो 60 से 72 घंटे इनकी औसत ड्यूटी होती है। विश्राम की बात करें तो 24 घंटे का इनको विश्राम दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे केयर टेकर है, फाटक वाला है। इसके अलावा जो ब्रांच लाइन पर काम करते हैं जैसे स्टेशन मास्टर है, केबिन मैन है, पॉइंट्समैन है, ये दोस्तों इस श्रेणी में आते हैं एसेंशियल इंटरमिटेंट। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जो 4 श्रेणी मैंने आपको बताई है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली जो श्रेणी थी वो बताई थी मैंने आपको गहन, जिसको इंटेंसिव बोलते हैं। गहन, इसमें दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और 8 घंटे की ड्यूटी में दोस्तों 1 घंटे से भी कम निष्क्रियता होती है, जिसमें शारीरिक व मानसिक व्यक्ति जो कर्मचारी है वो व्यस्त रहता है। औसत घंटे की ड्यूटी की बात करें तो 6 घंटे की औसत निकल के आती है। प्रति सप्ताह दोस्तों ये 42 से 45 घंटे का वर्क करते हैं। और विश्राम की अवधि की बात करें तो इसको दोस्तों 30 घंटे की विश्राम अवधि दी जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे कंट्रोलर होते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं, या फिर आरआरआई पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं गहन। दूसरे दोस्तों जो निरंतर होते हैं, निरंतर, इनकी भी ड्यूटी दोस्तों 8 घंटे की लगभग होती है, लेकिन ये 2 घंटे से कम निष्क्रियता अवधि इनकी रहती है कि मानसिक और शारीरिक रूप से ये दोस्तों 6 घंटे के करीब ये व्यस्त रहते हैं। औसत टाइम जो बताया कि ये 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इनका औसत था दोस्तों 6 घंटे, गहन का ये 8 घंटे। औसत साप्ताहिक ड्यूटी की बात करें तो ये 48 से 54 घंटे की ड्यूटी करते हैं। विश्राम की अवधि वही सेम 30 घंटे, जिसमें एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, पॉइंट्समैन और बुकिंग क्लर्क ये इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एसेंशियल इंटरमिटेंट। इसमें दोस्तों 12 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे बॉक्स, ये क्या बोलते हैं, केयर टेकर जो होते हैं, फाटक वाला होता है, ये दोस्तों इसमें होते हैं। इसके अलावा ब्रांच लाइन में जो स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, पॉइंट्समैन। और चौथे जो प्रकार के होते हैं जो एक्सक्लूडेड, अपवर्जित श्रेणी के होते हैं, इनकी ड्यूटी दोस्तों 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे 24 घंटे का मतलब यहाँ पे जो कार्य का दायित्व होता है 24 घंटे का होता है, जिसमें जैसे निरीक्षण जो करने वाले होते हैं वो निरीक्षक आते हैं, अनुदेशक आते हैं, या फिर बोलेंगे रेलवे स्कूल का जो हेडमास्टर होता है वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों सही जो आंसर है, हम पूछा गया था कि एक दिन में अधिकतम, तो यहाँ पर एसेंशियल इंटरमिटेंट 12 घंटे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
जो संभाग में एसबीएफ समिति का सदस्य नहीं है। संभाग में पूछा गया है कि डिवीजन में हु इज नॉट मेंबर ऑफ एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड, एसबीएफ की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट कमेटी इज इन डिवीजन। तो यहाँ पर सदस्य नहीं होते हैं तो सीनियर डीपीओ, चिकित्सा प्रभाग प्रतिनिधि, इंजीनियरिंग विभाग प्रतिनिधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर की आई थी, आंसर की में दोस्तों कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर डीपीओ साहब भी होते हैं और चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि भी ये एसबीएफ के सदस्य होते हैं, और इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रतिनिधि है, जो जूनियर जो होते हैं, अभियंता बोलते हैं, वो भी होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा था, इसलिए जो आंसर की थी उसमें भी आंसर नहीं दिया है। तो इसका पूछा है, ये तीनों ही दोस्तों इसके सदस्य होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन आंसर की में कुछ भी नहीं दिया था, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से, निम्नलिखित में से कौन प्रेम का सदस्य नहीं है? प्रेम का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि प्रेम का सदस्य नहीं है। प्रेम दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि प्रेम की फुल फॉर्म पूछ सकता है। प्रेम जो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट ये होती है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 में सदस्य नहीं है पूछा था, तो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन भी होती है। इसके अलावा दोस्तों SC ST एसोसिएशन ये नहीं होती है, ओबीसी होती है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर है। प्रेम का सदस्य नहीं है ये पूछा गया है, तो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मेजर पेनल्टी NIP के खिलाफ अपील की समय सीमा क्या है? तो 45 दिन होती है, 45 डे होती है। यहाँ पर दोस्तों मेजर पेनल्टी आपने सुना होगा कि SF5 जो होती है उसको मेजर पेनल्टी के रूप में माना जाता है। SF11 होती है माइनर पेनल्टी, उसको माना जाता है। तो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, रेलवे बोर्ड के नवीनतम परिपत्र के अनुसार यदि स्वीकृति प्राधिकारी ADRM है तो APR के खिलाफ अपील पर कौन निर्णय ले सकता है? ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 से APR की दोस्तों फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं कि APR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो APR की फुल फॉर्म एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। APR की फुल फॉर्म आप याद रखें, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ए से एनुअल, P से परफॉर्मेंस, A से अप्राइजल और R से रिपोर्ट। हिंदी में बोलेंगे वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DRM इज राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। DRM साहब दोस्तों APR के खिलाफ अपील का निर्णय ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 से यहाँ पर देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन HRMS का कार्यान्वित मॉड्यूल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29, तो HRMS का कार्यान्वित मॉड्यूल नहीं है। तो यहाँ में देखिए शिकायत, स्थानांतरण, छुट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। शिकायत भी दोस्तों कर सकते हैं, स्थानांतरण भी, और छुट्टी भी ले सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीवनेंस डाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लीव ले सकते हैं। HRMS से, HRMS की जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। HRMS से ही दोस्तों आपको पता है कि आप छुट्टियां भी HRMS से लेते हैं, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई शिकायत करनी होती है तो भी दोस्तों इसी से करेंगे। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, निम्नलिखित में से कौन रेलवे PSU नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलवे PSU? तो यहाँ पर रेल नेट इज राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछा गया है, प्रधान कार्यालय में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे कम सक्षम अधिकारी कौन है?
कम सबसे कम सक्षम अधिकारी, तो दोस्तों ये होता है CLA चीफ लॉ असिस्टेंट, CLA चीफ लॉ असिस्टेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ 31 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 32 में देखिए, जो किसी भी हालत में CGA के लिए पात्र नहीं है, CGA जो कंपोनेंट जो ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें कौन पात्र नहीं है, ये पूछा गया है। तो विवाहित बेटियां होती हैं, सौतेला बेटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों गैर आश्रित रिश्तेदार, गैर आश्रित रिश्तेदार, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है गैर आश्रित रिश्तेदार, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में पूछा गया है, तो इसमें और मैं आपको पात्रता बता देता हूँ कि जैसे विधवा या विदुर होता है, पुत्र या पुत्री भी दोस्तों ये अनुकंपा के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। कर्मचारी के जो अविवाहित होने पर उनके जो भाई बहन होते हैं, आश्रित भाई बहन, वो भी दोस्तों अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर हो जाएगा सी, गैर आश्रित रिश्तेदार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रभागों में कानूनी प्रकोष्ठ का नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? व्हाट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ लीगल सेल इन डिविजन्स? प्रभागों में कानूनी प्रकोष्ठ का नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ADRM, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ADRM साहब होते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, लीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए पूछा गया LIMBS पूछा गया है कि LIMBS का पूर्ण रूप क्या है? LIMBS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको बोलेंगे दोस्तों लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, PNM की बैठक किस स्तर पर आयोजित नहीं की जाती है? तो यहाँ पर PNM मीटिंग इज नॉट हेल्ड एट लेवल, तो दोस्तों ये मुख्यालय स्थल पर आयोजित नहीं की जाती है। PNM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, हिंदी में बोलते हैं स्थाई वार्ता तंत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। फुल फॉर्म PNM परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र। PNM की बैठक किस स्तर पर आयोजित नहीं होती है? तो मुख्यालय स्तर पर आयोजित नहीं होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 35 का जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 में देखिए, गुप्त मतदान चुनाव में ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त करने का मानदंड क्या है? तो दोस्तों ए इज राइट आंसर, 35% वैध मतदान, 35% वैध मतदान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी किस मंत्रालय के अधीन है? तो रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर रेल मंत्रालय के अधीन है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद तक पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 30, 75, 90, 105, ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत है। 180 डे होता है, 6 मंथ होता है दोस्तों, 6 मंथ तक दोस्तों अवकाश से लिया जाता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों पैटर्निटी लीव है। ये दोस्तों 6 मंथ तक लिया जाता है और एक बार में दोस्तों ये 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और 2 जीवित बच्चों तक दोस्तों ये छुट्टियां मिलती हैं। ये छुट्टियां बच्चे के जन्म के 14 दिन पहले से और 6 माह तक दोस्तों इनको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों 30, 75, 90 और 135 दिया हुआ था, तो चारों ऑप्शन गलत हैं। 180 दिन होता है, 6 माह दोस्तों रखा जाता है और
इन छुट्टियों को दोस्तों अन्य जितने भी प्रकार की छुट्टी हैं उन सभी छुट्टियों के साथ में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही कोई भी नहीं है, 180 दिन हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में पूछा गया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ज्वाइनिंग टाइम नॉट बी कॉम्बाइंड, निम्नलिखित में से किसके साथ ज्वाइनिंग टाइम नहीं जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये सीएल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ज्वाइनिंग टाइम आपको मैंने बताया था कि 1000 के दिन, 1000 किलोमीटर का 10 दिन, अगर 1000 से 12, 1000 से 2000 किलोमीटर से कम होता है, 1000 से अधिक होता है, 2000 से कम होता है तो 12 दिन दोस्तों, 2000 से अधिक होता है तो 15 दिन, और अगर 2000 से अधिक है और हवाई यात्रा है तो 12 दिन। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ज्वाइनिंग टाइम नहीं जोड़ा जा सकता है, तो सीएल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 39वें का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए रनिंग स्टाफ को मूल वेतन का कितना अतिरिक्त लाभ स्वीकार्य है। तो दोस्तों ये अतिरिक्त लाभ बी राइट आंसर है, 55%, 55% इज राइट आंसर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 40 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है किसी संवर्ग में प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में भावी सेवानिवृत्ति, 2 पदोन्नति, 3 में प्रत्याशित नियुक्तियां, और डी में पूछा है पारस्परिक स्थानांतरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक स्थानांतरण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट डन ऑन आई पास, इनमें से कौन सा कार्य आई पास पर नहीं किया जाता। आई पास पर कौन सा कार्य नहीं किया जाता। वेतन का भी किया जाता है दोस्तों, अंतिम भुगतान भत्ता भी किया जाता है, लेकिन डी एंड आर का कार्य नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन एचआरएमएस पर नहीं किया जाता। दोस्तों एचआरएमएस से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, और टोटल मॉड्यूल भी मैंने बताए थे एचआरएमएस के 21 होते हैं। यहाँ पर वेतन, अंतिम भुगतान, स्थानांतरण और पीएफए, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं किया जा सकता, तो वेतन का नहीं किया जा सकता, बाकी अंतिम भुगतान, स्थानांतरण, पीएफ ये दोस्तों एचआरएमएस पर किया जा सकता है। इसके अलावा वेतन वृद्धि है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, पोस्टिंग है, छुट्टी है, प्रशिक्षण है, ये सभी दोस्तों एचआरएमएस पर किया जा सकता है, लेकिन वेतन का नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि पीबी जो लेवल 1 है में सामान्य भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। जो लेवल 1 है उसमें भर्ती की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10th प्लस आईटीआई, 10वीं और आईटीआई अभी रखा गया है। पहले 10th था, अभी दोस्तों आईटीआई को जोड़ दिया गया है, तो ऐसे करके यहाँ पर रखा गया है 10th प्लस आईटीआई लेवल 1। लेवल 1 में दोस्तों जो बेसिक होता है 18,000 से दोस्तों ये शुरू होता है, लेवल 1 बेसिक 18,000। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। What will be money value of surrender post, समर्पित पद का धन मूल्य क्या होगा। 45 नंबर में पूछा है। औसत वेतन प्लस डीए होना चाहिए, यहाँ पर औसत वेतन प्लस डीए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, औसत वेतन प्लस डीए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 46 है, निम्नलिखित में नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है। जनवरी और जुलाई, मई और नवंबर, जनवरी और मई, नवंबर और जुलाई, नवंबर और जुलाई, इस प्रकार से यहाँ पूछा है। तो दोस्तों ये जनवरी और जुलाई इस राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। दोस्तों ये राजभाषा के क्वेश्चन हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कब हुआ था। तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1 मई 1963, 10 मई 1963, 11 अगस्त 1963, 10 मई 1967, ये पारित हुआ था दोस्तों, ऑप्शन बी 10 मई 1963
63, 10 मई 1963। एक बार दोस्तों इसमें संशोधन हुआ है, पहला संशोधन 1967 में इसका संशोधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों पूछ लिया जाता है यहीं से राजभाषा से संबंधित कि राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और राष्ट्र विश्व हिंदी दिवस है, जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होती है, देवनागरी देवनागरी लिपि होती है। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ था 10 मई 1963। राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है ऑप्शन बी 10 मई 1963। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है राजभाषा अधिनियम 1963 अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है। ये दोस्तों आपको अच्छे से रट लेने हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, कै खे गए। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, तीनों क्षेत्र आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र याद रख पाओगे आप। तो कै क्षेत्र होता है, उसके बाद ख क्षेत्र होता है और गै क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र होते हैं। कै क्षेत्र और ख क्षेत्र में जो नहीं आता है वो दोस्तों गै क्षेत्र में आते हैं, वो राज्य गै क्षेत्र में आते हैं। कै क्षेत्र में दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता देता हूँ। रोबजोम CHH ये दोस्तों होते हैं कै क्षेत्र में। आर से राजस्थान, यू से यूपी, बी से बिहार, जे से झारखंड और फिर दोबारा यू आया उत्तराखंड, उसके बाद एम से यहाँ पर मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोस्तों सभी कै क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश पूछा है, अरुणाचल प्रदेश हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर अरुणाचल प्रदेश 48 नंबर अरुणाचल प्रदेश पूछा, तो कै क्षेत्र में नहीं आया है। अब बात करते हैं दोस्तों गै क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि गै क्षेत्र में कै क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो कै क्षेत्र में दोस्तों GMP चढ़, तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमनदीप, दादर और नागर हवेली, ये कै क्षेत्र में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों गै क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोबारा से सुन लीजिए, कै क्षेत्र में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार। इसके अलावा ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमनदीप, दादर, नागर हवेली। इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं सब वो गै क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में गै क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है कि हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस नहीं पूछा है, केवल हिंदी दिवस पूछा है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाता है तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी को लेकर 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, 50 में पूछा है संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं। तो संसदीय राजभाषा जो समिति है, टोटल सदस्यों की संख्या तो होती है 30, लेकिन यहाँ जो पूछा है राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 10 और जो लोकसभा होती है उसके दोस्तों 20 सदस्य होते हैं। तो यहाँ राज्यसभा पूछा है 10, तो यहाँ पर 10 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, टोटल सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष होता है,
अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये होते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री दोस्तों ये अध्यक्ष होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ था वो 1976 में 1976 में गठन हुआ था। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अधीन दोस्तों 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था। टोटल सदस्यों की संख्या 30, जिसमें लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10। इस प्रकार से दोस्तों ये संसदीय राजभाषा समिति में सदस्य होते हैं। राजभाषा यहाँ पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में इंगित नहीं की गई हैं? तो परिवार घोषणा, वेतन और भत्ते, वसूलियां, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार और घोषणा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन केवल डैश के प्रावधानों के अनुसार कानूनी हड़ताल की घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों ये औद्योगिक विवाद अधिनियम होगा यहाँ पर। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के आधार पर कोई भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन कानूनी हड़ताल की घोषणा कर सकती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से जो लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 को दोस्तों ये लागू हुआ था। औद्योगिक विवाद क्या होता है ये आप समझिए कि औद्योगिक विवाद क्या होता है। औद्योगिक विवाद में दोस्तों मालिक के बीच में, मालिक या श्रमिक के बीच में, या श्रमिक या श्रमिक के बीच में रोजगार को लेकर या रोजगार की शर्तों को लेकर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसी को दोस्तों औद्योगिक विवाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पूछा गया था कि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन में केवल डैश के प्रावधानों के अनुसार कानूनी हड़ताल की घोषणा कर सकती है, तो रेलवे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 53। पूछा गया है कि चयन में असफल अभ्यर्थी में से सर्वश्रेष्ठ की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति की समीक्षा कितने महीनों के बाद की जानी चाहिए? 53 में दोस्तों 6 मंथ होगा। 6 मंथ ऑप्शन सी इज राइट आंसर है कि 6 मंथ बाद समीक्षा की जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी इज राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों ये होती है 7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 7 सदस्य होते हैं किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए। आवश्यक जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 7। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन पेपर में 55 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भर्ती पद्धति में समुदायवार आरक्षण लागू है? इन विच ऑफ फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन एप्लीकेबल? तो यहाँ पर आरआरबी द्वारा भर्ती, खेल कोटा, सांस्कृतिक कोटा, ऊपर के सभी। तो यहाँ आरआरबी द्वारा दोस्तों ये पदोन्नति जो होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है, तो ये समुदायवार आरक्षण जो दिया जाता है आरआरबी द्वारा दिया जाता है। जैसे सीधी भर्ती होती है, तो सीधी भर्ती में दोस्तों जो अगर हम बात करें तो एससी के लिए 15% और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए दोस्तों 7.5, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को दोस्तों 27%, और जो ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन होता है उसके लिए 10% सीधी भर्ती में। इसके अलावा दोस्तों पदोन्नति की बात करें, पदोन्नति में जो आरक्षण एससी के लिए दोस्तों 15%, एसटी के लिए वो 7.5%, ओबीसी के लिए कुछ नहीं होता है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर 55 क्वेश्चन में आपको हल कराएं, बहुत ही अच्छे तरीके से हल कराएं। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पीडीएफ आपको कहां मिलने वाली है। आंसर की भी आपको दोस्तों वहीं मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ये पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम जो मेरा चैनल उसको ज्वाइन कर लेंगे और आपको वहां पर और भी पेपर
की पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों सभी के लिए धन्यवाद।